वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच में हमारे, जिसमें अपन बैंकिंग का पूरा ही सिलेबस बड़े ही स्पेसिफिक वे में, स्पेशली जैसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई जाती है उस पैटर्न पर अपन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आपको याद होगा हमने इनइक्वालिटी से शुरू किया था, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ा, फिर हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा और अब हमने कंप्लीट किया ब्लड रिलेशन। और अब अपन पहुंच चुके हैं छठा बेसिक टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद बचेगा सिलॉग्स, और सिलॉग्स के बाद अपन डायरेक्टली एंटर करने वाले हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके प्री का सिलेबस कवर हो जाएगा और तब अपन एंटर करेंगे मेंस में। ये तो हमारे हो गए फाउंडेशन इस बैच की बात। अच्छा, ये जो बैच, कई सारे टाइम बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर क्या ये जो आरआरबी असिस्टेंट वाला पेपर आया है, आरबीआई असिस्टेंट वाला जो पेपर आया है, उसमें हेल्पफुल होगा? 100% होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है चीज़ें, तो आपका ऑफकोर्स 100% हेल्पफुल होगा। थंबनेल पे मैंने आरबीआई असिस्टेंट नहीं डाला है, मैं डालना शुरू कर दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए कि हाँ यार ये आरबीआई के लिए भी यूजफुल है। राइट, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं ये सेगमेंट। लास्ट वीक में जो मैंने फील किया वो ये कि वीडियोस के व्यूज़ भी थोड़े कम हो गए हैं। प्रोबेबली मैं 2-3 दिनों वीडियो डाल नहीं पाया था, उसकी वजह से पॉसिबल है। और जो आपके डाउट्स आने शुरू हुए थे, समहाउ वो डाउट्स भी बंद हो गए हैं, ये बहुत कम हो गए हैं। तो अगर कंटेंट में कुछ दिक्कत लग रही है या कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर इसको इस पैटर्न पे लेके चलिए, या दूसरा पैटर्न जो भी होगा बिल्कुल उस पर काम करूँगा मैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं किसका? एक बेहद ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है क्या? ऑर्डर एंड रैंकिंग। बट होल्ड, चलिए, तो इस ऑर्डर एंड रैंकिंग में चैप्टर शुरू करने से पहले समझना ये ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ रहा है। पहले मुझे ये बताओ, नॉर्मली मैं ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चों से पूछ लेता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इस ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो दो बेसिक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? अगर आप इसका मतलब समझ लेते हो, इसका सिंपल मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 50% इस चैप्टर में क्या आने वाला है वो चीज़ समझ लेते हो। तो मुझे बताइए, रैंकिंग मीन्स जब बहुत सारे लोगों में इंडिविजुअल की बात की जाती है, यानी कि सिंगल पर्सन की बात की जाती है। लेकिन जब अपन बात ऑर्डर की करते हैं, इसका मतलब एक लाइन, एक क्लासरूम, एक बड़ा सा क्राउड जिसमें उनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है। तो जब पर्सन्स एक से ज़्यादा हो और उनके अरेंजमेंट की बात की जाती हो, बात ऑर्डर की होती है। पर्सन्स ज़्यादा हो लेकिन पोजीशन की बात की जाती हो, इंडिविजुअल की बात की जाती हो, तो रैंकिंग की। राइट, समझ आएगा इतना? अब इसमें क्या क्या वर्ड्स है जो यूटिलाइज किया जाता है? तो सबसे पहले तो एक आप इस वाले कंडीशन को समझिए, एक आपका बेसिक टर्म ये, और दूसरा ये। इसको अपन क्या बोलते हैं? रो। और इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम। अच्छा, कई बार ना ओरिजेंटल रो, वर्टिकल रो भी अपन बोलना शुरू कर देते हैं, आप वो भी बोल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसको समझिए। जब हम इसकी बात कर लेते हैं, इस सेगमेंट की बात कर लिए, लाइन की, तो इसके पर्टिकुलर दो एंड, एक एंड ये और एक एंड ये, इन द सेम वे इसके ये दोनों एंड हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगर इसको लेफ्ट एंड बोलूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? राइट। अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा? एंडिंग पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्या बोलूँ? टॉप, तो इसको क्या बोलूँगा? बॉटम। इसको मैं बोलूँ अप, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? डाउन। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, क्यों बताया? ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन के फॉर्मेशन में किन किन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ये जानना बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। क्वेश्चन में कैसा होगा? ए इज सिटिंग ऑन 15th पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड बी इज सिटिंग ऑन 28th पोजिशन फ्रॉम बॉटम। यानी कि एक क्वेश्चन के फॉर्मेशन में अगर टॉप दिया गया तो आपसे क्या पूछा जाएगा? बॉटम। इन द सेम वे लेफ्ट दिया गया तो क्या दिया जाएगा? राइट। आपसे अगर एंडिंग पॉइंट दिया गया तो क्या दिया जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको याद कर लेना चाहिए? क्या ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? नो, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज
आपको मेन इसके कंटेंट में जो नंबर्स, जो पोजीशंस, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है अरेंजमेंट के लिए, वो जानना जरूरी है। ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने कॉन्सेप्ट हो गए। आपको पता है कि हम जब कभी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पहले क्या किया जाए, पहले किया जाए उसके माइंड मैपिंग की कंडीशन, ताकि आपको जब कभी भी दिमाग में आए कि अच्छा ऑर्डर रैंकिंग है तो ऑर्डर रैंकिंग में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो पहले एक बार अपन वो देख लेते हैं। अब समझिए यहाँ पर इसमें एक बार इंडिविजुअल, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आपसे सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बाद एक बार आपसे कैसा, आप सिंगल नहीं, मैं इसमें कुछ और नाम ना लिखे, एकदम सिंपल रखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। दैट इज़ मोर देन वन, एक से ज़्यादा पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज पे मैं जो भी चीज़ें समझाने वाला हूँ वो लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब बात सिंगल पर्सन की जाती है तो उसमें इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट से दी जाएगी, राइट से दी जाएगी और एक वर्ड टोटल होगा। या मैंने अभी बताया अगर लेफ़्ट राइट टोटल नहीं होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, देन टोटल हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा एंड देन टोटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें इन तीनों में से किसी दो की इंफॉर्मेशन दी जाती है। लाइक सपोज कर लो कि अगर एक पर्सन की राइट से इंफॉर्मेशन दी गई और टोटल दिया गया तो उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन पूछ ली जाती है। डन। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेफ्ट और टोटल की पोजीशन दे दी गई तो क्या पूछ लिया जाएगा, राइट से। या ऐसा मान लो कि लेफ्ट और राइट इन दोनों की इंफॉर्मेशन अगर दे दी गई तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, टोटल। यानी कि जब कभी सिंगल पर्सन की बात की जाती है तो ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा। आगे इस पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको सॉल्व करा दूँ ताकि ये समझ में आने लग जाए कि एक्चुअली मैंने ये क्या लिखा है। चलते पीछे वाले स्लाइड्स पे, इधर आएंगे उसके बाद। सपोज कर लो कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे, मैं कोड में लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज कंसीडर कर लो। सपोज कर लो ऐसा लिखा गया है कि बच्चे ए एक पर्सन है, ए इज़ ऑन 30 पोजीशन, ए इज़ ऑन 30th पोजीशन फ्रॉम कहाँ दे दिया, फ्रॉम लेफ्ट। कितने पोजीशन पर है, 30वें पोजीशन पर। कहाँ से, लेफ्ट से। देन फाइंड हिज पोजीशन, फाइंड हिज पोजीशन कहाँ से, फ्रॉम राइट। उसकी पोजीशन कहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, राइट से फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम राइट if there are total 50% in the row। समझो, मैंने इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया बट एक बार किया, दोबारा नहीं करूँगा, है ना। आपको पता है कि बेसिक क्लास है और ये मैं वैसा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जो आजकल पूछा तो नहीं जाता, बट आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आगे जो आप एडवांस लेवल पढ़ोगे उसमें ये बेसिक आपका मेन रोल प्ले करेगा समझने में। समझो, आपसे एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये 30th पोजीशन पर, कहाँ से, लेफ्ट से। एक पर्सन, एक का हमने नाम ले लिया, इसकी पोजीशन 30 दे दी गई, कहाँ से, लेफ्ट से। देन फाइंड हिज पोजीशन कहाँ से, उसकी ही पोजीशन कहाँ से फाइंड करनी है, राइट से। और उसमें टोटल कितने पर्सन है, 50%। तो आपसे क्या बोला गया, देखो टोटल 50 पर्सन है, उस 50% में एक एंड से काउंटिंग शुरू की, कौन से एंड से, लेफ्ट एंड से काउंटिंग शुरू की, तो एक ही पोजीशन कौन सी है, 30वीं है। तो मुझे ये बता दो कि उसी एक की पोजीशन राइट से कितनी होगी। लेट्स दो तरीके से समझ लेते हैं। तो सपोज कर लो आपके पास ये टोटल 50%, कितने परसेंट, 50%। 50 में से इसकी पोजीशन, ये ए की पोजीशन 30 है, कितनी, लेफ्ट से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से काउंटिंग करते हुए यहाँ तक 30 है, तो इसके बाद और कितने परसेंट बिठाओगे कि 50 हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर 20 बिठा देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 30 + 20। ये तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी 20 वाली जो क्वेश्चन में ना तो पूछा गया है लेकिन ज़रूरी है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भाई इस एंड से इस ए की पोजीशन बताओ। तो मुझे ये बताओ यहाँ कितने हैं, 20 ए के राइट में, और ए की एक और पोजीशन कर देंगे तो 20 और +1, टोटल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बेसिक, बड़ा सिंपल सा है। क्या इसको दूसरे पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कैसा, जब आपसे
राइट की इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल कितने हैं 50, लेफ्ट से कितने हैं 30, प्लस क्या करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 50 और ये 1 इधर आ जाएगा 51। मैं यहीं पे कैलकुलेशन इतना लेके नहीं जाते आगे। अपन आप 50 और माइनस 30 करोगे क्या हो जाएगा 20 और प्लस 1 करोगे क्या 21। डन। ये एक मैंने बता दी आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से बहुत सारे बच्चों को समझ आती है ये चीज़ आज भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसके लिए मर रहे होते हैं, राइट। समझ आई बात। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से दे दी, उस पर्सन की पोजीशन राइट से पूछ ली, क्योंकि टोटल हमने दे रखा था, तो 3 में से कोई 2 इन्फॉर्मेशन दी गई थी और एक आपसे पूछा गया था। समझ आई बात। क्या इसका दूसरा पैटर्न भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहले आप ये समझो, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था आपसे कि राइट इक्वल टू, मैंने क्या किया, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अच्छा, अगर लेफ्ट पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1, और अगर टोटल पूछा जाए तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसको अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा दूसरे पैटर्न पे, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपसे बोला गया कि एक पर्टिकुलर रो है, उस रो में एक ही पोजीशन टॉप से दे दी गई कितनी 15, और इसी एक ही पोजीशन बॉटम से कितनी दी गई 20। और आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया भाई टोटल बता दो। अब करें क्या, पहले डिस्क्रिप्टिव समझते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। आप समझो, मैंने एक पोजीशन पुट की, किसकी, ए की, इसी ए की पोजीशन मैंने, टॉप बॉटम है तो मैं आपको वैसा ही बना के दिखाता हूँ जो आपको समझने में आसान है। ये मैंने एक पोजीशन ले ली ए की और टॉप से उसकी पोजीशन कितनी दे दी 15। डन। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है, इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसी ए की पोजीशन मैंने बॉटम से कंसीडर कर ली, ठीक है, बॉटम से, और इस ए की पोजीशन बॉटम से मैंने कितनी दे दी 20। बहुत सिंपल है, इजीली समझिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं किसी रो में 10वें नंबर पर, तो मेरे से पहले कितने 9 लोग, तभी तो मैं 10वें पे हूँ। मैं किसी रो में 5वें पोजीशन पर, तो मेरे से पहले कितने लोग होंगे, 4 और लोग। तो एक बात बताओ, अगर ये 15वें पोजीशन पर तो इसके पहले कितने लोग 14, अगर ये 20वें पोजीशन पर तो इसके पहले कितने लोग 19, और ये जो बात की गई ये एक ही तो बात की गई है ना, 2 अलग अलग तरह कैसे। तो आप 14 प्लस 19 क्या करोगे 33, और प्लस 1 करोगे क्या हो जाएगा 34। यही तो पोजीशन। डन। फॉर्मूले में आपके पास क्या है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से पोजीशन 15, राइट से पोजीशन 20, या टॉप और बॉटम ले लीजिए, माइनस 1 क्या हो जाएगा 35, माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34। ये आपका बेसिक कन्फिग्रेशन है। डन। अब मुझे ये बताओ, क्या ये समझने में आसान लग रहा है? लग रहा होगा, बिल्कुल लगता ही है, पर लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आज के किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा इतना इजी क्वेश्चन। ये मैंने आपको समझाया क्यों, इसलिए क्योंकि आगे जो पढ़ने वाली चीज़ है उसमें ये कन्फिग्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब मुझे फटाफट एक बात बता दो, इस वाले कन्फिग्रेशन में मैंने +1 किया है और इसमें मैंने -1 किया, आंसर बराबर आ गया, क्यों? पॉज करके सोचना, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए क्योंकि इसमें मैंने एक ही पोजीशन जब 14 ऐड की तब भी छोड़ दी थी, क्योंकि 15वीं थी। जब मैंने 19 ऐड की तब भी एक ही पोजीशन छोड़ दी, तो 14 + 19 33, तो एक को एक बार जोड़ लिया। अच्छा, इसमें जब मैंने लेफ्ट से 15 जोड़ा तब भी एक को जोड़ा, राइट से 20 जोड़ा तब भी एक को जोड़ा, तो करना तो पड़ेगा ना भैया। एक बार में एक को दोनों एंड से जोड़ा तो -1 कर दिया, एक बार में एक को किसी एंड से नहीं जोड़ा तो +1 कर दिया। दैट इज़ समथिंग। और ये था कॉन्सेप्ट आपका सिंगल पर्सन वाला। अब हम आएंगे किस पर, इस कॉन्सेप्ट पे मोर देन 1। और ये कॉन्सेप्ट सच में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिनों में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो करें क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इसको इधर खिसका लेते हैं बीचों बीच में। आइए देखते हैं, समझिएगा। एक पर्सन की जब बात की गई थी तो यहाँ पर लेफ्ट, राइट और टोटल दिया गया था। अब जब एक से ज़्यादा पर्सन की बात की जाएगी तो आपके पास
लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, टोटल भी होगा और एक नया टर्म मिडल भी आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी आएगी? इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी, अगर लेफ्ट, राइट और टोटल दिया गया तो मिडिल पूछ लेगा, अगर मिडिल, टोटल और राइट दिया गया तो लेफ्ट पूछ लेगा, अगर इन तीनों की इंफॉर्मेशन दी गई तो वो पूछ लेगा। इसका सिंपल मतलब कि जिस तरीके से यहाँ 3 में से 2 इन्फॉर्मेशन देके तीसरी पूछी गई थी, वैसे ही यहाँ पर 4 में से 3 इन्फॉर्मेशन देके कोई एक पूछी जाएगी। डन। लेफ्ट राइट टोटल दे दिया, मिडिल पूछ लिया, मिडिल टोटल राइट दे दिया, लेफ्ट पूछ लिया, कुछ भी कोई भी 3 दिया जा सकता है और चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा। ये दिमाग में बिठा के रखना है। अब आखिर ये सेगमेंट यूज कैसे कैसे होगा वो समझिएगा। अच्छा, उधर भी हमने टोटल फाइंड किया, इधर भी हमसे टोटल पूछा जाएगा, बट अब टोटल 2 पैटर्न से पूछा जाएगा। एक में आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा और एक में आपसे मिनिमम पूछा जाएगा। डन। पहला फर्स्ट, टोटल के बाद आपसे एक पैटर्न पूछा जाएगा। क्या? एक पैटर्न आपसे पूछा जाएगा मिडिल। अच्छा, इसके बाद क्या? मिडिल के साथ ही मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, आजकल यूज किया जाता है, एग्जैक्ट मिडिल। उसके बाद एक टर्म आपसे यूज किया जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है बट सिंपल है, इंटरचेंज और एक्सचेंज। उसके बाद चौथा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसलेनियस, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पे बेस्ड क्वेश्चन। एंड देन अपन चलेंगे पांचवा, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा और वो कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्डर वाला, जिसमें लिखा होगा देयर आर 5 पर्सन्स सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एंड दिस एंड ब्ला। समझ आई बात? अब ये जो 4 पैटर्न आपके होंगे, टोटल, मिडिल, इंटरचेंज, एक्सचेंज, ये चारों ही पैटर्न 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तरीका जिसको बोला जाता है नॉर्मल, जब आप बुक्स में देखोगे तो, और एक तरीका जिसको बोला जाता है क्या? ओवरलैप। मैं ये ओवर चेंज लिख रहा हूँ, नहीं, ये क्या होता है? ओवरलैप। अब आपका यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि ये नॉर्मल और ओवरलैप क्या होता है, क्यों मैंने 2 पैटर्न से लिख दिया। समझिए, इसको बड़ा सिंपल है, 2 तरीके से बताता हूँ। एक रो में एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करता है और दूसरा राइट से चलना शुरू करता है। वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे से पहले रुक जाता हो, नॉर्मल कंडीशन। अगर चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर जाता हो, ओवरलैप का कंडीशन। समझ में आई बात? लेकिन अगर ऐसे लॉजिकली समझ नहीं आती हो बात, तो आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा, और वो ये कि अगर लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होगा टोटल से और लेफ्ट प्लस राइट छोटा होगा टोटल से। समझिएगा इसको, या दूसरे लैंग्वेज में ऐसा कह देता हूँ, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन में जो गिवन टोटल है वो बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है, और क्वेश्चन में जो गिवन टोटल है वो छोटा है लेफ्ट प्लस राइट से। तो अगर टोटल बड़ा मतलब नॉर्मल कंडीशन, और अगर टोटल छोटा मतलब ओवरलैप की कंडीशन। तो जब कभी आपके सामने क्वेश्चन हो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या लेफ्ट और राइट और टोटल अगर तीनों गिवन है तो पहले ऐड करेंगे, क्या लेफ्ट और राइट को ऐड करने पर वो टोटल से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, क्या टोटल बड़ा हो रहा है, टोटल बड़ा तो नॉर्मल, टोटल छोटा तो ओवरलैप, ईजीली। अब हम इस चारों ही कंडीशन में से कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक अगर टाइम अलाउ करता हो तो आज पढ़ ले। सो लेट मी चेक। बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि क्लासेस बहुत लंबी नहीं करूँगा, छोटी ही रखूँगा। तो आज मैं इस क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का कराता हूँ, और फिर फर्दर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन चेक करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं उस पर। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है? क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में होगा कि ए की पोजीशन लेफ़्ट से दी गई है 20,
सॉरी, और बी की पोजीशन राइट से दी गई है 30 और उसमें मिडल में जो पर्सन है वो कितने हैं 5। और इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तीनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे बोला जाएगा कि बेटा इस रो में मैक्सिमम कितने होंगे और इस रो में मिनिमम कितने होंगे। यही आपको समझना है। मतलब क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों की पोजीशन अरेंज करनी है एंड देन फाइंड करना है। अब ये मैक्सिमम मतलब नॉर्मल, मिनिमम मतलब ओवरलैप की कंडीशन कैसे समझेंगे ये समझाता हूँ मैं। पहले अपन मैक्सिमम फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए ए की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है और वो कितनी है 20। अच्छा, बी की पोजीशन राइट से दी गई है और वो कितनी है 30 और इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है 5 पर्सन है। ये अरेंजमेंट समझ आया। और अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया 20 + 30 50 एंड 5 55। यही हमारा कंडीशन क्या हो गया मैक्सिमम। मैंने अभी क्या बोला था कि एक पर्सन लेफ्ट से शुरू करेगा, एक राइट से शुरू करेगा, बट ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे से पहले रुक जाएगा ताकि बीच में कुछ पर्सन हो जाए और बीच में जो पर्सन हो जाएगा वही कंडीशन मिडल का होता है और उसी बेसिस पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका है टोटल या मैक्सिमम? बिल्कुल है। मैक्सिमम जब आपको फाइंड करना हो आप सिंपल करेंगे लेफ्ट प्लस राइट और प्लस क्या करोगे मिडिल। लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी 20, राइट से पोजीशन कितनी थी 30 और प्लस करेंगे 5, आंसर क्या हो जाएगा 35। क्या मैक्सिमम फाइंड करने जितना ही आसान मिनिमम भी है? ट्राई करते हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ही इजी लगेगा आपको, लेकिन अगर मुश्किल लगा तो कोशिश करेंगे इजी बनाने का उसको। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करता है ए और 20 पे आके रुक जाता है। दूसरा पर्सन राइट से चलना शुरू करता है बट जैसे ही वो बढ़ते रहता है वो ए पे रुकता नहीं है, वो उसको ओवरलैप करके आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद वो यहाँ कहीं पहुँचेगा। यहाँ पर बी से पोजीशन है और कितनी है 30, ओवरलैप कर गया, रुका नहीं, एक दूसरे को क्रॉस कर गया। और साथ में एक बात उन्होंने और भी कही है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है 5 पर्सन। यही कॉन्फ़िगरेशन है मिनिमम का। एक लेफ्ट से चला, एक राइट से, ओवरलैप कर दिया, बीच में 5 पर्सन हो गए। उन 5 पर्सन का यूटिलाइज करके आपको फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करोगे? मुझे एक बात बताओ सिंपल सी। अभी भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं अगर 10वें नंबर पर, तो मेरे से पहले कितने लोग कितने होंगे 9, मैं 5वें पोजीशन पर, मेरे से पहले कितने 4, आप 8वें पोजीशन पर, आपसे पहले कितने 7। तो मुझे एक बात समझाओ, अगर ये ए 20वें पोजीशन पर है तो इसके पहले 19 लोग तो होने ही चाहिए। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट। 19 में से ये 1 2 3 4 5 6 तो यही कैंसिल हो गए। इसका मतलब और कितने पर्सन अरेंज करने पड़ेंगे 13। क्लियर हुआ? मैं 10वें पर, मेरे से पहले 9 पर्सन होने चाहिए, काउंटिंग कर लिया। ये 20 पर, इसके पहले 19 होने चाहिए, लेकिन हमने 6 ही अरेंज कराया था। ये मिडिल वाला 5 और एक बी की पोजीशन तो 13 मैंने वो पुट कर दिया। और अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि बेटा ये बताओ कि इस पोजीशन से यहाँ तक कितने, आप कहोगे सर 30, और 30 के बाद कितने 13, और 30 में 13 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 43। सो द करेक्ट आंसर इज 43। समझ आई बात? क्या दूसरा पैटर्न भी है? बिल्कुल है। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2, लेफ्ट से पोजीशन कितनी 20, राइट से कितनी 30, -5 -2 कितना हो जाएगा 50, -7 आंसर क्या हो जाएगा 43। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। और यही आपको समझना है। एक ये रहा फॉर्मूला, कलर चेंज हो जाओ भाई। एक ये रहा फॉर्मूला आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2, और एक रे यहाँ फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। मैक्सिमम फाइंड करने का ये, मिनिमम फाइंड करने का ये, मैक्सिमम फाइंड करने का ये, और मिनिमम फाइंड करने का ये। डन? अब आगे समझना ये पड़ेगा कि मैंने जब यहाँ या यहाँ कन्फिग्रेशन बताया, मैंने कुछ +2 -2 का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूले में -2 और माइनस मिडल कर दिया। ये क्यों किया, यही समझेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। सो
मैं उम्मीद करता हूँ कि इंट्रो पार्ट आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अभी से पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और आपने टोटल फाइंड करना सीख लिया था सिंगल पर्सन में, आपने डबल पर्सन में क्या क्या क्वेश्चंस के पैटर्न बनेंगे हमने वो अभी पढ़ा, और उसके बाद आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम है आपने वो एक क्वेश्चन पढ़ लिया है। अभी हम एक क्वेश्चन और मिनिमम मैक्सिमम का सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये मिनिमम और मैक्सिमम में एक्सेप्शन क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, राइट। सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बट मुझे एक चीज़ और कहनी है कि जब अपन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इन्जॉय कर रहे हैं, चाहते हैं कि लेक्चर मिलता रहे, तो सब्सक्राइब और शेयर क्यों नहीं करते? वही तो एनर्जी है मेरे भाई। सो थोड़ा सा आपके एंड से सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास प्रॉपरली ये लेक्चर्स आते रहें। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको? मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैक्सिमम और भी क्या पढ़ाने वाला हूँ? मिनिमम। देन समझिए इसको, ये मैक्सिमम और मिनिमम की क्या कंडीशन है। मैंने कल एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि जब कभी मैक्सिमम फाइंड करना हो आप सिंपल काम करिएगा, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। क्या यही बताया था? यस। मैंने बताया जब मिनिमम फाइंड करना हो तो आप एक काम करिएगा, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। डन। मैंने दूसरा क्या बताया था, एक लेफ़्ट से चलेंगे एक राइट से चलेगा और बीच में कुछ पर्सन्स होंगे, इन सबको ऐड कर दोगे मैक्सिमम आ जाएगा। एक लेफ़्ट से चलेगा एक राइट से चलेगा, ओवरलैप कर देगा, इसके बीच में कुछ पर्सन होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चेक कर लोगे, क्या हो जाएगा? मिनिमम। अभी तक आपने इतना पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व करना, कोशिश करूँगा कि मैं जब सॉल्व करूं तब तक आपके आंसर आ जाए। सपोज कर लीजिए कि ए एक पर्सन है जिसकी पोजीशन कहाँ से ले लेते हैं, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट से कितनी दी गई है? लेफ़्ट से दी गई 25। और ये बी हमारा सेकंड पर्सन है जिसकी पोजीशन राइट से दी गई कितनी? 35। और इन दोनों के मिडल में टोटल कितने पर्सन है? 30। तो क्वेश्चन ये रहा कि इस क्वेश्चन को अगर अरेंज करोगे तो मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे और इसी क्वेश्चन को अरेंज करोगे तो मिनिमम कितने होंगे। पॉज करिए, फाइंड करिए, फिर वीडियो शुरू करिए और पता करिए आपका आंसर करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आपने सीख लिया है, नहीं करेक्ट है तो सीखिए, सिंपल सी बात। आई फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो फॉर्मूले से मैक्सिमम का मतलब सिंपल है कि आप करोगे 25 और प्लस क्या करोगे? 35 और प्लस क्या करोगे? 10। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 65। अगर इधर करें तो आप क्या करोगे? 25 प्लस क्या करोगे? 35 माइनस क्या करोगे? 10 और माइनस क्या करोगे? 2। तो 25 और 35, मैंने कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन कर दिया था क्या ऊपर? हाँ, 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60 और 10 70। वेट सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बच्चे हो जाएगा 70। और यहाँ पे 35 और 25 60 में से 10 चला गया 50 और फिर 2 चला गया, इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 48। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें आपको इतना तो पता चल चुका था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर ये जो -2 है और ये -10 है, ये क्यों है ये समझना जरूरी है। और ये अपन कैसे समझेंगे? जब हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न सॉल्व करेंगे तो चलिए डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि एक पर्सन लेफ़्ट से चलना शुरू करेगा और लेफ़्ट से पोजीशन है ए की और कितनी है वो? 25। डन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पोजीशन चलना जब शुरू किया इस पर्टिकुलर पोजीशन से, बी रुका नहीं, यहाँ चला आया और बी की पोजीशन कितनी है? 35। डन। अच्छा, इस ए और बी के बीच के पर्सन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन है ए और बी के बीच में। डन, कोई इशू नहीं। तो अब मुझे अब सिंपल सा कैलकुलेशन बताइए, जब मैंने ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक काउंट की 25, तो क्या इस पोजीशन से यहाँ तक चलते हुए बीच में बी कैलकुलेट हो गया? हाँ, हो गया। क्या बीच में मिडल कैलकुलेट हो गया? हो गया।
तो ये भी कैलकुलेट हुआ एक बार और ये भी कैलकुलेट हो गया एक बार। किसके साथ? 25 के साथ। अच्छा, जब यहाँ से B35 तक अपन ऐसा करके चलते हुए चलेंगे, क्या रास्ते में A आ जाएगा? आ जाएगा। क्या A से B तक चलते हुए मिडिल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। दोबारा काउंटिंग हो गई। तो A की काउंटिंग की तब भी मिडल, B की काउंटिंग की तब भी मिडल। तो अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही इंडिविजुअल या नंबर को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेंगे तो आंसर प्रॉपर तो नहीं होगा ना। इसीलिए हमने एक बार माइनस मिडल भी कर दिया है। माइनस मिडल यानी कि -10, मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था पिछले स्लाइड पे लिखवाया शायद, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। तो माइनस मिडल और -2 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से जब हमने A काउंट किया B काउंट हो गया था, A B दोनों काउंट। यहाँ से हमने B काउंट किया A B दोनों, तो मतलब दो बार काउंट हो गया, इसलिए -2 भी कर दिया। समझ आया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लेफ्ट और राइट के सब्ट्रैक्शन का। आई होप मिनिमम मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मुझे पता है तुम लोग होशियार नहीं, खतरनाक वाले होशियार लोग तुरंत डिस्क्रिप्टिव छोड़ के शॉर्ट ट्रिक्स पे स्विच कर जाते हैं, क्योंकि वहीं मज़ा आ रहा है, जल्दी सॉल्यूशन हो रहा है ना? होता है ना? यस। अब बात ये रही कि क्या हर जगह ये फॉर्मूला काम करेगा? लगाने को तो लगा देते हैं शॉर्ट ट्रिक, शायद कर जाएगा या शायद नहीं। और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर नहीं तो करें क्या, ये समझना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी। कम सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया और उस एक क्वेश्चन में मैंने A की पोजीशन लेफ्ट से दे दी 10 और B की पोजीशन राइट से दे दी कितनी? 12। और इन दोनों के मिडिल में जो पर्सन दे दिया वो कितने दे दिया? 9। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं लिखा मैंने, बस 3 नंबर लिए हैं। ये तीनों नंबर मैंने ले लिया और इसको इधर मिडिल में लिख देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? यस। एक ही पोजीशन कहाँ से है? लेफ्ट से। कितनी है? जितनी भी है, 10 है। बी की पोजीशन कहाँ से है? राइट से। कितनी है? 12 है। और मिडिल कितने हैं? 9 है। आप कहोगे कि सर कितना सिंपल है, इंफॉर्मेशन भी दी गई है और नंबर्स भी छोटे दिए गए। आप कहोगे कि सर आप अगर मैक्सिमम पूछोगे मैं कर दूंगा लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, और ये हो गया 22 और 9 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। यस इट इज। आप बोलोगे सर आप मुझसे बोलोगे मिनिमम फाइंड करना, चुटकी बजा के फाइंड कर दूंगा मैं करूंगा लेफ्ट, मैं करूंगा राइट, मैं करूंगा माइनस मिडिल और -2। तो 12 और 10 22, और 22 में से 11 चला गया, आ गया 11, और आप फिर से बोलोगे आंसर करेक्ट, एंड तब मैं बोलूँगा कि नो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो आखिर क्यों? एक सिंपल सी चीज़ यही गिवन है, आप खुद ही समझ लो उसको। आपके इस रो में अगर इस पर्सन की बात की जाए, कितनी पोजीशन है? अरे कलर चेंज हो जाए भाई, कितनी पोजीशन है इसकी? 12th पोजीशन है। और अगर कोई पर्सन किसी भी रो में 12वें पोजीशन पर है तो कम से कम 12 लोग तो होने ही चाहिए, लेकिन आंसर में कितने लोग आ जा रहे हैं? 11 आ जा रहे हैं। एक कम कैसे भैया? कैसे ऐसे काउंटिंग में? है ना, कुछ तो गड़बड़ी है। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि अगर आप फॉर्मूले से फाइंड कर ले रहे हो ऐसी पोजीशन में मैक्सिमम 100% करेक्ट है, लेकिन अगर मिनिमम इस दोनों ही साइड में से किसी से भी छोटा हो जाता हो तो मिनिमम आपका करेक्ट नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट से, नहीं पता चला, नहीं पता कर सकते हैं। समझ आ रहा है? दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाइए, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट कराऊंगा मैं। अभी आपको ये समझना है कि अगर आपका मिनिमम किसी भी गिवन साइड से, किसी भी गिवन साइड, चाहे वो लेफ्ट और राइट, डजंट मैटर। आप कहोगे कि सर इससे तो छोटा, इससे तो बड़ा है, नहीं, किसी एक से छोटा हो जाता हो तो आपका मिनिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? अब बात ये रही कि फाइंड ही क्यों करें, है ना? ये तो मैंने उस कंडीशन को बता दिया कि आप एकदम आंधी तूफान में उठे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2 कर दिए, ले भड़ाक, ऐसा। अगर उस कंडीशन से बचना हो तो क्या करेंगे, समझो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने ये रखी A की पोजीशन और इसके बीच में 1 2 3 और ये रखी B की पोजीशन, सिंपल सा एग्जांपल है, समझिएगा। अगर इस A से B तक मैं बोलूँ काउंट करने को तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। B की पोजीशन कितनी हो रही है भैया? B की पोजीशन 5 हो रही है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से एक ही पोजीशन काउंट करो, तो 1 2 3 4 5, एक ही पोजीशन भी कितनी हो जा रही है? 5। अच्छा, मिडिल में कितने ले रखे हैं हमने? मिडिल में 3 ले रखे हैं। एक और एग्जांपल समझो, सपोज कर लो ये A 1 2 3 4 और 5 और ये हो गई B की। यहाँ से अगर एक ही काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, A की पोजीशन राइट से कितनी है? 7, तो B की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी? 7, और मिडिल कितने हैं? ये 5। मैं समझा क्या रहा हूँ, पता नहीं क्या लिख के जा रहा हूँ, समझा ये रहा हूँ कि यहाँ पर मिडिल अगर 3 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। यहाँ पर मिडिल अगर 5 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब उनके मिडिल में जितने लोग होंगे उसका साइड उससे कम से कम कितने बड़े होंगे? 2, मिनिमम 2 होने ही चाहिए। इन केस अगर मिडिल किसी भी दिए गए साइड से 2 का डिफरेंस नहीं रखता हो, किसी भी से, इसका मतलब उस क्वेश्चन में मिनिमम फाइंड नहीं किया जा सकता है, मिनिमम हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ रहे हैं? अब आप बोलोगे कि सर एक में तो 12 है, 3 का डिफरेंस है ना, कोई इशू नहीं है, बट दूसरे में कितने हैं? 10, एक का ही डिफरेंस है, क्या फाइंड कर सकते? नहीं। दैट्स वाई आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिया। पहला ये बताया कि अगर फाइंड ही नहीं करना हो तो पहले चेक कर लो मिडिल का दोनों साइड से कितने का डिफरेंस है। अगर दोनों साइड से मिनिमम 2 का डिफरेंस है तो आप मैक्सिमम भी फाइंड करोगे, मिनिमम भी फाइंड करोगे। बट इन केस किसी एक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और किसी एक से 2 का भी डिफरेंस नहीं हो, सिर्फ 1 का डिफरेंस हो या डिफरेंस नहीं हो, 0 का डिफरेंस हो, तो आप ये वाला फाइंड नहीं करोगे। समझ आई बात? बस ये ध्यान में रखना है, यही एक्सेप्शन है मिनिमम का। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए और फिर मैं मैक्सिमम का एक्सेप्शन बताऊंगा आपको। सपोज कर लीजिए मैंने ए की पोजीशन टॉप से ले ली 50 और बी की पोजीशन बॉटम से ले ली 40 और सी की पोजीशन, सॉरी अभी सी पर नहीं जाएंगे बाबू, और मैंने इसमें मिडिल जो है, मिडिल ले लिया कितना, ये 40 था, मिडिल मैंने ले लिया 38। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन दोनों की पोजीशन से बताओ कि आंसर फाइंड करें कि नहीं करें। तो मैं आपसे बोलूँगा पहले बेटा चेक कर लो, ये 38 50 से 12 का डिफरेंस रखता है, ये 38 40 से कितने का? 2 का डिफरेंस रखता है। इसका मतलब आप यहाँ पर मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हो और मिनिमम भी फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम तो हो जाएगा 90 और 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130, यानी कि यहाँ पर 128 लोग हैं। और इसमें कितना हो जाएगा? 50 और 40 90, और 90 में से 40 माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा? 50। मिनिमम 50 आंसर अपने पास ये है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? देन तो हम दोनों ही चीज़ चेक कर पा रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड नहीं करना है, अगर फाइंड करना है तो क्या डिफरेंस होना चाहिए। एंड आई होप ये एक्सेप्शन आपका बहुत शानदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। राइट? डन? पक्का? आगे बढ़े। अब समझना पड़ेगा एक छोटा सा क्वेश्चन और। सपोज करिए, बस इस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन में ए की पोजीशन दी गई है 10, बी की पोजीशन दी गई है 15 और एक थर्ड पर्सन सी आ गया जो है क्या? एग्जैक्टली मिडिल। क्या है? एग्जैक्टली मिडिल। बहुत ध्यान से समझना, पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना, फिर आंसर समझना। और अब हमसे अभी भी वही पूछा जा रहा है, रट लिया इसने तो। अब आपसे अभी भी वही पूछा जा रहा है कि भाई आप मुझे मिनिमम बता दो और आप मुझे मैक्सिमम बता दो। बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप अगर मिनिमम फाइंड करोगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव फाइंड कर लो, स्ट्रक्चर बना के फॉर्मूला। आप क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट कर लें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2, यही करते हैं। पक्का? इसके लिए मिडिल फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कैसे मिडिल फाइंड करें? गड़बड़ हो जाएगा। क्या बिना मिडिल के मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया जा सकता है? क्या बिना मिडिल के मैक्सिमम मिनिमम? क्या मैं क्वेश्चन यही छोड़ दूँ, आप इसका आंसर करेंगे, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेट्स सी।
पॉज कर लेना वीडियो, समझा देता हूँ, उसके बाद आप अपना चेकआउट कर लेना। डन। समझो, जब मैं बात करूँगा मिनिमम की, किसकी बात करूँगा? मिनिमम की। नहीं, एक काम करते पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। डन। चलो, अच्छा सपोज कर लो इस ए की पोजीशन, सपोज क्या कर लो, गिवन है ए की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है कितनी, 10, और बी की पोजीशन राइट से गिवन है कितनी, 15, और बोला है कि सी एग्जैक्टली मिडल है इन दोनों के बीच में। चलो इन्होंने कहा है तो भाई हम क्यों चेंज करें, और हम होते ही कौन है चेंज करने वाले, इनके दिए गए इन्फॉर्मेशन मैंने बोल दिया, ले भाई आपने बोला करेक्ट है। चल अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इस ए और बी के बीच में सी पुट कर दिया एग्जैक्टली मिडल, ये एग्जैक्टली मिडल का मतलब क्या होता है, जितनी दूरी ए से उतनी दूरी बी से, तो मैंने एक एक पुट किया तब भी एग्जैक्टली मिडल, मैंने दो दो पुट किया तब भी, तीन तीन पुट किया तब भी, चार चार पुट किया तब भी, पाँच पाँच पुट किया तब भी, छः छः पुट किया तब भी, 1000 पुट किया तब भी। क्लियर हो रही बात? कुछ समझ आ रही बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनटिल अनलेस ए और बी के बीच में मिडिल का पोजीशन नहीं गिवन हो, आप उसमें मैक्सिमम पर्सन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ों से भी ज़्यादा अजम्पशन बनाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जगह बना लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। समझ आई बात? सिर्फ एग्जैक्टली मिडिल से पता है, आप समझो ना, मैं और आप दो लोग खड़े हैं और हमारे बीच में एक कोई थर्ड पर्सन का नाम लेके बोला गया कि वो थर्ड पर्सन इनके और आपके बीच में बिल्कुल बीच में है। अगर 5% होगा तब भी बिल्कुल बीच में हो सकता है, 25% होगा तब भी बिल्कुल बीच में हो सकता है, 45% होगा तब भी बिल्कुल बीच में हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ सीख लो, मैंने तीनों के तीनों नंबर ऑड बोले हैं, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल के लिए ऑड नंबर होना चाहिए। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम, जैसे याद है पिछले वाले क्वेश्चन में मिनिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वैसे यहाँ पर मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, हमसे यही बता दें कि केवल सी ही है भाई, ए और बी के बीच में सी है एग्जैक्टली मिडिल, और केवल सी है, कोई नहीं, हम तब भी आंसर निकाल लेंगे। लेकिन उसने ये भी तो नहीं बोला, उसने ये बोला कि सी इज इन द एग्जैक्टली मिडिल ऑफ ए एंड बी, इसलिए आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बात अपन समझेंगे किसका? अब बात अपन समझेंगे बबुआ इसका। पहले इसको हटा देते हैं यहाँ। अब हम बात समझेंगे मिनिमम का। ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करेंगे मिनिमम। तो मिनिमम का क्या मतलब होता है? ओवरलैप। ये एक ही पोजीशन लेफ्ट और राइट से ले लेते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट कंसीडर कर लेते हैं। एक ही पोजीशन लेफ्ट से 10, डन। और बी की पोजीशन राइट से कितनी है? 15, ठीक है। और ए और बी के बीच में सी की पोजीशन ऐसी देने की वो एग्जैक्टली मिडिल हो जाता हो, कोई इश्यू ना हो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको ध्यान से समझो। अगर ये 10वें पोजीशन पर, तो इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन होंगे ना, तभी तो ये 10वें पोजीशन पर हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, अब हमसे बोला गया कि भाई ओवरलैप करा के मिनिमम करो, तो मैं एक काम करता हूँ, राइट से पोजीशन काउंट करते हुए बी की पोजीशन यही 15वीं रख देता हूँ, रख दिया है ना। ये 15 है तो इसके पहले 14 होने चाहिए, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डन कर दिया 15 को। अब इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि क्या ए और बी के बीच में ये जो नंबर्स है ये ऑड है क्या? तो देखो बेटा, ये है 3 3 6 और 2 8, मिनिमम भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में पोजीशन ऐसी रखनी है कि नंबर ऑफ पर्सन्स ऑड होने चाहिए। तो अब क्या करें? अभी है कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? हम पोजीशन ऐसी देंगे बी की ताकि ए और बी के बीच में क्या हो जाए? नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो जाए? नंबर ऑफ पर्सन्स ऑड हो जाए। अब अगर बी की पोजीशन इधर बैठा दें तब तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी रखनी है? 15वीं रखनी है। अगर बी की पोजीशन पहले कर ले
तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? ये देखो कैसे पॉसिबल है। करा दें? बिल्कुल हो सकता है, करा। डन। चेक करिए, हमने पहले मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, इसको हटा के इधर पहुँचा देते हैं। ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरी कंडीशन में हमने रख दिया, हमने पोजीशन रख ली किसकी, लिख लो भाई, इधर से कर लेते हैं। हमने पोजीशन ले ली किसकी, बी की। कितनी है ये? 15वीं पोजीशन है। इसके पहले कितने लोग होने चाहिए? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि ये 15वें पर है, 15वां पोजीशन। डन। अब हमें काउंटिंग इधर से करते हुए बी को ऐसी पोजीशन देनी है, ऐसी पोजीशन देनी है जहां पहुंचते हुए उन दोनों के बीच में ऑड नंबर्स हो जाने चाहिए। और ऑड नंबर की काउंटिंग, मेरी बात समझ लो एक बार ध्यान से, अगर मैं यहीं से काउंटिंग करना शुरू कर दूं एक ही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 3 6 और 2 8 जो मैंने किया था नहीं होगा, तो हमें 1% इधर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पोजीशन ए की 10th, बीच में पर्सन कितने हो जाएंगे 3 3 6, ये पोजीशन किसकी, सी की एग्जैक्टली मिडल, और काउंटिंग हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? हुआ। अब ये मैंने इतना डिटेल समझाया क्यों? क्या ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा? नहीं। क्या ये बैंकिंग में यूज़ किया जाएगा? नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा? यस। सॉल्यूशन शॉर्ट करना? यस। तो करना क्या है ये समझो। अच्छा, यहाँ पर टोटल जो 15 थे वो अब 16 हो गए हैं। तो समझ लीजिए, अगर दो साइड्स में से छोटे वाला साइड्स इवन गिवन हो, क्या गिवन हो? इवन गिवन हो, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जो बड़े वाला साइड है ना उसमें +1 कर दीजिए, यही आपका मिनिमम हो जाएगा। कब कब कब? जब छोटे वाला साइड इवन दिया हो। लेकिन अगर छोटे वाला साइड अगर ऑड दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, जो बड़ा साइड है डायरेक्टली 15 उसी को रख दीजिए, वही हो जाएगा। दोबारा समझो, मैक्सिमम फाइंड ही नहीं करना एग्जैक्टली मिडिल में, अनटिल अनलेस मिडिल नहीं दिया गया हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम में देखना है बड़ा और छोटा। अगर छोटे वाला साइड इवन हो तो बड़े वाले में +1 कर दीजिएगा, और अगर छोटे वाला साइड ऑड हो तो बड़े में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो है वही कर दीजिएगा, वही करेक्ट आंसर। यही है एक्सेप्शन, मिनिमम मैक्सिमम। समझ आई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, एक बार मिनिमम के एक्सेप्शन का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का होना चाहिए, नहीं है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक बार मैक्सिमम के एक्सेप्शन का, फाइंड ही नहीं कर सकते, मिनिमम फाइंड करने के 2 कंडीशन बता दिए आपको। डन। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज के टाइम में अगर देखें तो प्री में शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसके बेसिक से नहीं पूछे जाते हैं। ऑर्डर्स का जो पार्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स 4 5 6 गिवन हो, और फिर उनकी अरेंजमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वो पूछा जाता है। लेकिन चूंकि सिलेबस में सारे टॉपिक्स के नाम मेंशन है तो पढ़ना सारा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं इस बैच में बेसिक्स से लेके उस लेवल तक पढ़ाता हूँ जहाँ पे जाके आप मेंस भी क्रैक कर सकते हो। इतना शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं और वो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस पैटर्न को बनाए रखें, चालू रखें। मेरी तरफ से मेरी कोशिश है, आपकी तरफ से थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए, और वो क्या कि अगर कंटेंट सही लग रहा हो, चीज़ें ठीक लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक बात और आपसे कही थी कि ये जितने भी PPTs में पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कंटेंट है, वीडियोस के लिंक है या अदर चीज़ें, वो सारे मैं टेलीग्राम चैनल्स पर डालता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको पता है, फ्री अड्डा से ही है, या मुझे आप मेरे नंबर से सर्च कर सकते हैं 9958565527, राइट। उस हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात ये रही कि आज हम इस ऑर्डर रैंकिंग के पैटर्न में क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया था मैंने आपको। सेकंड क्लास में मैक्सिमम मिनिमम का एक्सेप्शन जो भी बनता है वो मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया था। तो अब इसमें बचे हैं 3 कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज, इंटरचेंज, एग्जैक्टली मिडिल का पैटर्न उसके साथ पढ़ लेंगे, या मिडिल जो फाइंड करना होता है बेसिकली वो, एंड देन एग्जैक्टली मिडिल पढ़ेंगे, और फिर इंटरचेंज, एक्सचेंज पे। उसके बाद इसमें बचा है बॉयज़ एंड गर्ल्स के रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जो मिसलेनियस का पार्ट है, एंड देन ऑर्डर का पार्ट। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, मैं आज कोशिश ये करूँगा कि अगले 20 मिनट्स में मैं आपका एक तो ये क्लियर कर दूँ, क्या, मिडिल से रिलेटेड ही और क्या पूछा जाता है,
एग्जैक्ट मिडल। एग्जैक्ट मिडल आपको पता भी होगा, जब दो लोगों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स ऑड हो जाते हैं तो एग्जैक्टली मिडल अपन फाइंड कर लेते हैं, ये वाला पैटर्न। और इसी लेक्चर में मैं आपको और बताने वाला हूँ क्या, ये इंटरचेंज और एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। तो ये तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक एक क्वेश्चन से। आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने इस बार पीपीटी से पढ़ाना छोड़ दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा लंबा होता है वीडियो, क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, हाँ कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होता है, ये चीज़ है राइट। तो अभी हम शुरू करेंगे क्या, मिडल से। अच्छा समझो, सबसे पहले मिडल फाइंड करने की कंडीशन कब होगी। जैसे मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि चार चीज़ें दी जाती है आपसे, दिया जाता है लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, ये नेम है तो टॉप बॉटम भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। उसके अलावा टोटल दिया जाता है तो मिडल पूछ लेता है, मतलब चार टर्म्स है, चार में से तीन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चौथा पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ मैं आपको। ऐसा सपोज कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो ए है ना, ये किसी पर्टिकुलर रो में लेफ्ट से बैठा है 25th पोजीशन पर, और जो बी है वो उसी पर्टिकुलर रो में राइट से बैठा है 20 पोजीशन पर, और टोटल जो पर्सन है, टोटल पर्सन मैं इसमें ले लेता हूँ कितना, 60। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। इसमें ए की पोजीशन वहाँ पर कितनी ली थी, 25, लेफ्ट से 25। बी की पोजीशन राइट से कितनी ली थी, बी की पोजीशन राइट से ली थी 20। और अगर टोटल की बात करूँ तो टोटल मैं इसमें ले लेता हूँ कितना, 35। सबसे पहले कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, और वो क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन में मैंने जो लिखा है कितने, मैंने जो दो क्वेश्चन अभी लिखे, एक क्वेश्चन आपके सामने ये और एक क्वेश्चन आपके सामने ये, मुझे ये बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या चेंजेस ऐसे हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑर्डर रैंकिंग में जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस दो पैटर्न से पूछा जाता है, एक नॉर्मल और एक ओवरलैप। नॉर्मल मैंने क्या बताया था कि अगर एक लेफ्ट से चलना शुरू करे, राइट से चलना शुरू करे, वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से दूर रुक जाता हो, नॉर्मल। और इन केस दे क्रॉस्ड ईच अदर, ओवरलैप की कंडीशन ये था। अब इसमें दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि इन केस टोटल बड़ा हो जाए लेफ्ट प्लस राइट से तो नॉर्मल, और इन केस टोटल छोटा हो जाए लेफ्ट प्लस राइट से तो ओवरलैप। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो रहा है, 45, ये बड़ा है और टोटल छोटा है, इसका मतलब कंडीशन कौन सा हो गया, ओवरलैप वाला। इसमें देखें तो टोटल 60 है, 20 + 25 45, मतलब नॉर्मल। अब मैंने ये क्यों बताया इतना डिटेल्स में, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इसको फाइंड करने में क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले वाला पहले अपन करते हैं, बट उसके पहले मैं इन सारे ही डिटेल्स को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपने पास जगह बन जाए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ये रहा, बड़ा मुश्किल है ये फ़ोन, लिटरली डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको छोड़ो। चलो तो अब इसको कैसे फाइंड करें, मैं पहले ये वाला बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें लिखा गया है टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 60 है, जिसमें एक तरफ से ए की पोजीशन दी गई है और वो 25 है, और दूसरी तरफ से बी की पोजीशन दी गई है 20 है। हमें यही तो फाइंड करना है, यही तो मिडल होता है। समझ आई बात, ये क्या होता है, मिडल होता है। फाइंड कर लो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इस नंबर और इस नंबर दोनों को ऐड करके अगर इसमें से माइनस कर दे, 50 + 25 45 माइनस कर दे, क्या हो गया 15, यही आपका क्या हो गया बच्चे, समझ आया, मिडल। क्या इसके लिए फॉर्मूला है, बिल्कुल है। कैसे फाइंड करोगे, मिडल इक्वल टू, लेकिन कंडीशन नॉर्मल होना चाहिए, क्या करोगे, लेफ्ट प्लस ना, क्या करोगे आप, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको फाइंड करना। कुछ है क्या इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या दूसरे वाले को भी इतनी आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट।
क्या लिखा है हमारे पास, टोटल पर्सन्स कितने हैं 35। इस कन्फिग्रेशन में टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं 35। ठीक है, किसी एक की पोजीशन ले लेते हैं। मान लो कि हमने एक ही पोजीशन लेफ्ट से ले ली 25, हमने एक ही पोजीशन लेफ्ट से ले ली कितनी 25। अच्छा ये समझाओ मुझे टोटल पर्सन कितने थे। हाँ जी टोटल पर्सन कितने थे, आप कहोगे सर 35, तो यहाँ तक पहुँचते हुए 25 हो गया। इसका मतलब इसके आगे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं 10 ही तो बचे 10। ठीक है, लेकिन ये जो बी की पोजीशन ये तो राइट से 20 है। बी की पोजीशन जब अपन काउंट करेंगे तो राइट से 20 है, इधर कहीं आना चाहिए। अब ये कैसे करें, तो बी की पोजीशन 20 करने के लिए इसके पहले, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको आसानी से समझ में आएगा, इसके पहले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 19 होने चाहिए। अब ये 10 तो हमने पहले अरेंज कर लिया, एक ही पोजीशन 11 अरेंज हो गया, रिक्वायर्ड कितने 19, 11 अरेंज हो गया, बचा कितना 8, तो मिडिल कितना हो गया 8। ये हो गया कंडीशन कैसा ओवरलैप का, ये कंडीशन हो गया कैसा नॉर्मल का। नॉर्मल में हमने मिडिल कितना फाइंड किया 15, ओवरलैप में कितना फाइंड किया 8। क्या ओवरलैप का फॉर्मूला है, यस। ओवरलैप में जब आप मिडिल फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, लेफ्ट लिख जा भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। लेफ्ट से कितनी दी गई है पोजीशन, तो लेफ्ट से 20, राइट से कितनी दी गई है 25, लेफ्ट प्लस राइट ऐड किया 45। अच्छा ये 45 में से टोटल 35 और -2 करें तो 45 में से -37 करें तो क्या आने वाला है 8 ही तो आने वाला है। समझ आई बात। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया 8 हो गया। अब मैं दूसरे पेज पे क्लियर लिख दे रहा हूँ कि अगर आपसे बोला जाता हो क्या फाइंड करने को, मिडिल फाइंड करने को नॉर्मल में, इनकेस फॉर्मूला यूज करना है तो आप सिंपल करोगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, डन, खत्म, यस। लेकिन अगर आपको यही मिडिल नॉर्मल में ना करके किस में फाइंड करना हो ओवरलैप में, तो आपने क्या करना होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, दोनों में ही मिडिल आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डन, क्लियर, इतना ही है। एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, या मैं खुद ही लिखता हूँ, आप कोशिश करिए फाइंड करने का बहुत सिंपल वे में। चलो सपोज कर लो कि हमारे पास एक पर्सन है P जिसकी पोजीशन 30 है राइट से, दूसरा पर्सन है Q जिसकी पोजीशन 45 है लेफ्ट से, और अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल पर्सन है 60। और हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया कि भाई तुम इस पर्टिकुलर पैटर्न में मिडिल फाइंड करो। और मिडिल कैसे फाइंड करो, बिना फॉर्मूले के। क्यों, फॉर्मूला तो सबको इजी लगता है, तुरंत कर दोगे, बिना फॉर्मूले के। तो कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे अरेंजमेंट, टोटल कितने 60, एक की 30 एक की 45, लेफ्ट से ले लिया पोजीशन किसकी है Q की, और ये कितनी है 45। अब मुझे ये बताओ, एकदम सिंपल वे में ये बताओ, टोटल 60 में से 45 अरेंज कर लिया तो हमारे पास इस वाले रो में कितने बच गए 15, क्योंकि 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, राइट। अब समझिए हमसे ये 15 पूछा भी नहीं था निकालने को, ये तो बाई प्रोडक्ट निकला है। पूछ क्या रहा है, मिडिल। अच्छा ये P की पोजीशन 30 है, P को अगर यहाँ से मैं अरेंज करूँ और इसकी पोजीशन 30 तो इसके पहले 29% तो चाहिए ना, तभी तो वो 30 पर होगा। और 29 में से हमने कितने ले रखे हैं 15 और 1 16, तो बचा कितना 13, वही मिडिल हो गया। क्या फॉर्मूले से फाइंड कर दूं, कर दूं। कैसा करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, तो ये कितना हो गया 75 और -62 कितना हो गया 13। यही था आपका मिनिमम और मैक्सिमम। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। कुछ भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आप दोनों पैटर्न से फाइंड कर सकते हो, चाहो तो डिस्क्रिप्टिव से, चाहे तो ट्रिक से, फॉर्मूला से, शॉर्ट ट्रिक से। बस ध्यान रखिएगा मिडिल आपसे पूछा जाए 2 तरीके से हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन लेफ्ट प्लस राइट ऐड करके
उसको टोटल में से माइनस कर लीजिए, नॉर्मल कंडीशन, और लेफ्ट प्लस राइट ऐड करके उसमें से टोटल माइनस कीजिए एंड देन +2 करिए, ये वाला कंडीशन ओवरलैप का। अब बात ये रहेगी क्वेश्चन रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, नॉर्मल है कि ओवरलैप। तो बच्चे कंडीशन क्या होता है, अगर टोटल बड़ा हो गया लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने के बावजूद, नॉर्मल कंडीशन। अगर टोटल छोटा हो गया लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने के बाद, इसका मतलब ओवरलैप की कंडीशन। क्लियर? चलो अब हम बढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। एक वर्ड हमसे और पूछ लिया जाता है और वो क्या है, एग्जैक्ट मिडिल। बहुत ध्यान से सुनना, समझना, बड़ा मुश्किल नहीं है, इजी है। चलो अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि एग्जैक्ट मिडिल जो वर्ड है वो आता कब है? वो तब आता है जब किसी भी दो पर्सन के बीच में कुछ पर्सन्स हो। अच्छा, वो पर्सन्स इवन होगा या ऑड, यही सोचना है। तो मुझे एक बात बताइए, सपोज कर लो कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, और इसके बीच में 1 2 3 4, और मैंने बोला कि बेटा सी को ऐसी पोजीशन दो, ऐसी पोजीशन दो कि वो ए और बी के बीच में एग्जैक्टली मिडिल का पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले। पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल का मतलब ये है कि ए से काउंटिंग करते हुए जितनी दूरी उसकी हो, बी से काउंटिंग करते हुए भी उसकी दूरी उतनी ही होनी चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली मिडिल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस डेफिनेशन के थ्रू मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मिडिल सिर्फ तब निकल सकता है जब किसी भी दो लोगों के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो कैसा होना चाहिए, ऑड होने चाहिए। ओनली तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? समझ रहे? अच्छा, अब इस एग्जैक्टली मिडिल के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जैक्टली मिडिल से मिडिल कैसे निकालेंगे, ये यही समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज करिए कि यही है, इसमें हमने ये वाली पोजीशन किसको दे दी, सी को दे दी। क्लियर? तो मुझे ये बताओ, अगर ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, सी एग्जैक्टली मिडिल है, तो इस ए से सी की दूरी कितनी, काउंट कर लो, 1 2 3। इस बी से सी की दूरी कितनी, 1 2 3। क्या पैटर्न है कुछ फाइंड करने का? बिल्कुल है। अगर एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करना हो तो हमेशा एक काम कर लेना, जो भी मिडिल गिवन है उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना। यहाँ पर मिडिल कितना था, 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितने हो गए, 3। ये ए से भी 3 और बी से भी 3। ये चाहे नॉर्मल कंडीशन हो या ओवरलैप कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी टाइम मिडिल से एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करना हो तो हमेशा ये काम करना है। क्या करेंगे, जो मिडिल होगा उसमें +1 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। एक क्वेश्चन लिखता भी हूँ, लिखवाता भी हूँ, सॉल्यूशन भी करूँगा। देखिए, सपोज कर लीजिए इंफॉर्मेशन में दी गई हो क्या कि ये जो ए है ये 18th पोजीशन पर है राइट से, ये जो बी है ये 24th पोजीशन पर है लेफ्ट से, और टोटल ले ले क्या, टोटल की पोजीशन ले लेते हैं, काउंटिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी हमारे लिए। और जो टोटल है ना, टोटल इन दोनों के बीच में है, टोटल है 65%, ए बी टोटल। अब क्या बोला, ये जो सी है ना ये एग्जैक्टली मिडिल है किसके, ए एंड बी के। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये सी की पोजीशन राइट से भी बता दीजिए और लेफ्ट से भी। समझना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इफ ए इज ऑन 18th पोजीशन फ्रॉम राइट, बी इज ऑन 24th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, देन एंड इफ टोटल इज 65, टोटल क्या है 65 में 3 कंडीशन क्लियरली गिवन है। इफ सी इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ ए एंड बी,
अच्छा, कई बार सी इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ रो भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा उसका। अभी मैंने क्या लिखा है, सी इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ सी फ्रॉम राइट एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट। क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से बता दूं एंड देन डिस्क्रिप्टिव से, तो क्या करोगे। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो 65 है, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर ले 18 और 24, तो कितना हो जाएगा 42। डन। अच्छा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो कंडीशन नॉर्मल है कि ओवरलैप, नॉर्मल है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मिडल फाइंड करेंगे। और मिडल फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप इस टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर दोगे, इसका मतलब 65 में से 42 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23, ये मिडल। अब देखो एक चीज़ और, एग्जैक्टली मिडल क्वेश्चन बनाते टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि मुझे ऐसा करना है कि ये जो मिडल है ये ऑड नंबर आ जाए, ताकि फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाए। डन। अब क्या करें, अब इसमें एग्जैक्टली मिडल जब आप फाइंड करोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, मिडल में +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 12। इसका मतलब उस सी की दूरी ए से भी, उस सी की दूरी ए से भी 12 और उस सी की दूरी बी से भी 12 होगी। लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछा है, नहीं, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए लेफ्ट से बताइए और ए राइट से। तो मुझे ये बताइए, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 18, और 18 के आगे और काउंट करोगे तो कितना चल रहा है 12। तो अगर इस 18 में 12 ऐड करके 30 ले आए तो आंसर आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा। अच्छा, इस B से अगर चले तो इसकी दूरी कितनी है 12, और B खुद कौन से पोजीशन पे 24, और अगर इस 24 में भी 12 ऐड कर दे तो क्या हमारे पास 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने किया क्या, मैंने आपको टोटल से मिडिल फाइंड करना है, इसके पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया। अब मैंने मिडिल से एग्जैक्टली मिडिल आपको बता दिया। एग्जैक्टली मिडिल इक्वल टू क्या है, मिडिल +1 डिवाइडेड बाई 2। टन। अब अगर C की पोजीशन A और B के रेस्पेक्ट में पूछता तो मैं बता देता, फटाफट बता देता कि A से B से और A से और B से दोनों से दूरी 12 है, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं। हमसे पूछा कि लेफ्ट हैंड से कितनी है और राइट हैंड से। तो क्या करना पड़ेगा, जिस एंड से पूछे एग्जैक्टली मिडिल को उस एंड वाले गिवन डेटा में ऐड कर दीजिए। हमसे पूछा है कि भाई C की पोजीशन लेफ्ट से बताओ, तो एग्जैक्टली मिडिल 12 था, तो मैंने इसको 18 में जोड़ दिया, 18 12 कितना हो गया 30। अब ये मैं बोल क्या रहा हूँ, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ऐसे जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा तब मैं आपको ये करूँगा प्रूफ कि कैसे होगा। तो ये लो भाई, ये लो, क्या लो, ये लो। सपोज कर लो कि हमारे पास टोटल पर्सन है 65, इसमें A की पोजीशन है 18 और B की पोजीशन है 24। अब मैं क्या करूँगा, मिडिल फाइंड करूँगा। मिडिल फाइंड करने में यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँचे और ये मिडिल निकला कितना 23। डन, ठीक है। अब इस 23 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो दोनों इक्वल पार्ट हो और एक एक्स्ट्रा बच जाए। तो आप 23 में से 11 निकाल दो, 11 निकाल दो, 11 11 क्या हो गया 22। इसका मतलब यहाँ पर अगर 11 निकालें और यहाँ पर अगर 11 निकालें तो कलर चेंज कर लेना दो मुझे, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ। दोनों तरफ 11 11 निकाल दिया तो ये जो पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, सी की। अब 18 के बाद 11 देन सी 12, 24 के बाद 11 देन ये 12, ये किसकी है, ए की, और ये किसकी है, बी की। अब मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, अगर मैं बोलूँ कि बेटा इस एंड से यहाँ तक चलो, तो यहाँ से पहले 18 के बाद ये 11 और +1 12, 18 और 12 क्या हो जाएगा 30। अगर मैं बोलूँ कि बेटा यहाँ से चलो, इस B से आप मुझे यहाँ लेके आओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से B तक आओगे 24 + 11 + ये। तो हम कर क्या रहे हैं, जिस एंड से आ रहा है उसमें एग्जैक्टली मिडिल को ऐड कर रहे हैं। लेकिन कब, जब कंडीशन नॉर्मल है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत सिंपल है बट आराम से सुनो, अगर यही क्वेश्चन ओवरलैप में होता तो अपन उसी एग्जैक्टली मिडिल को माइनस कर देते। समझ रहे, तो अब समझो, टोटल बड़ा होगा नॉर्मल, टोटल छोटा होगा ओवरलैप।
दोनों ही कंडीशन में एग्जैक्टली मिडिल निकालने का सेम पैटर्न, मिडिल +1 डिवाइडेड बाई 2, मिडिल +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर नॉर्मल कंडीशन में जो मिडिल एग्जैक्टली मिडिल है उसकी पोजीशन लेफ्ट से पूछे लेफ्ट में जोड़ दीजिए, राइट से पूछे राइट में जोड़ दीजिए। बट अगर ओवरलैप की कंडीशन में एग्जैक्टली मिडिल को किसी भी साइड से पूछे तो जिस साइड से पूछे उसमें घटा दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान रखना है, नॉर्मल कंडीशन में ऐड करना है, ओवरलैप कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करना है। किसको? एग्जैक्टली मिडिल को। दैट्स इट। इसको याद रखिएगा। मैं इधर लिख भी दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन में क्या करना है आपको, नॉर्मल कंडीशन में साइड्स में एग्जैक्टली मिडिल को ऐड करेंगे, चाहे साइड्स कुछ भी हो। लेकिन अगर यही कंडीशन नॉर्मल ना हो के क्या हो जाता हो, ओवरलैप, तो साइड्स में आप क्या करोगे, एग्जैक्टली मिडिल को माइनस करोगे। और ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। क्लियर? ये हमने पढ़ा सक्सेसफुली। मिडिल भी, एग्जैक्टली मिडिल भी, मिडिल में भी नॉर्मल एंड ओवरलैप की कंडीशन, एग्जैक्टली मिडिल में भी नॉर्मल एंड ओवरलैप की कंडीशन। अभी तक हमारा ये सफ़र बहुत शानदार चल रहा है। मेरे एंड से लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं और आपके एंड से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपने कई सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज किया है। बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे ही मिसलेनियस वाला पार्ट आएगा उसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगा इसको। ठीक है? ऐसे ही जोरदार ढंग से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन खूब सारा सॉल्व करते रहिए। आप में से कुछ बच्चों ने ये बोला कि क्या सर आप 35 क्वेश्चन का सेट देना शुरू करोगे? बेटा बिल्कुल देना शुरू करूँगा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ऐसी है जिसके साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जल्दी ही वो वाला सेट भी शुरू करूँगा देना। अब बात रही आज की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंटरचेंज एंड एक्सचेंज का, और उसके बाद इंटरचेंज और एक्सचेंज का, और उसके बाद हम आज ही पढ़ेंगे ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा गिवन रहता है। ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट। बट उसके पहले अगर चीज़ें सही चल रही हो, समझ आ रही हो, आप चाहते हो मैं ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ाता रहूँ, तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। जो इमोशंस कह रहा हूँ मैं, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्टअप होते रहता है हर एक सब्सक्राइबर के साथ, तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। राइट? तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है क्या, कई सारे टाइम वो आपको दिखेगा इंटरचेंज लिखा हुआ क्वेश्चन में, और कई सारे टाइम वो आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ, एक्सचेंज लिखा हुआ। एक्चुअल में क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं? देखो, ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से क्या मीनिंग है ना, तो मैं बताना चाहता हूँ, और ऐसा मान लो कि आता ही नहीं हो। अगर मैं बताना चाहूँ आपको रीजनिंग के हिसाब से, तो आंसर है देयर इज़ नो डिफरेंस। जब कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको इंटरचेंज और एक्सचेंज दोनों के पैटर्न को सेम रखना है। समझ रहे बात? अब इंटरचेंज एक्सचेंज का बेसिक मतलब है क्या, उसको समझिए। सपोज कर लो एक पर्सन लेफ्ट से किसी पोजीशन पर बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन बी राइट से किसी पोजीशन पर बैठा हुआ है। इन दोनों ने कर लिया नैन मटक्का, मतलब इनकी आँख यहाँ पर और इनकी आँख यहाँ पर, और ये जो आँख है ये माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का आँख बन गया है, ऐसा ही बना पाया मैं फ़िलहाल। इन दोनों ने कर लिया नैन मटक्का। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तुम्हारे साथ, अदला बदली करो मेरे साथ, तो कर लो अदला बदली। तो ये चल के इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये चल के इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पोजीशन को ऑक्युपाइड कर लेते हैं अपनी जगह छोड़ के। यही है इंटरचेंज और एक्सचेंज। अब ये कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल में भी हो सकता है और ओवरलैप में भी। ओवरलैप का क्या मतलब भाई, एक पर्सन लेफ्ट से और एक पर्सन राइट से ऐसा बैठा हुआ है, फिर इसका मना है इधर चले जाने का, इसका मना है इधर चले जाने का, बहुत डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन पे समझा दूंगा, एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, उसी क्वेश्चन पे आपका ये इंटरचेंज एक्सचेंज लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी आप नहीं अटकोगे। उसके बाद डायरेक्टली अपन ऑर्डर रैंकिंग पे रैंकिंग ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। डन? तो चलो देखते हैं।
वो एक क्वेश्चन कौन सा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा कि ए की पोजीशन लेफ्ट से है 20, बी की पोजीशन राइट से है 30 और आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 30। कब? आफ्टर एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसी में एक मैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ। ए की पोजीशन लेफ्ट से है 20, बी की पोजीशन राइट से है 30 और आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 15। कैसा? आफ्टर एक्सचेंज। अब पहले जरा इस क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिक वे में कहाँ ले आता हूँ, एग्जैक्टली मिडिल में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जगह कम ले और मैं आपको समझा पाऊँ। अब समझो इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपको भी देखते पता चल रहा होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको भी पता चल रहा होगा। इसमें ए की पोजीशन 20 थी और बाद में 30 हो गई, मतलब ए इंक्रीज कर रहा है आफ्टर एक्सचेंज। इसमें ए 20 था, बाद में 15 हो गया, इसका मतलब ए की पोजीशन डिक्रीज हुआ है आफ्टर एक्सचेंज। तो अगर जिस एक पर्सन की पोजीशन 2 बार दी गई हो, अगर वो इंक्रीज करता हो तो नॉर्मल कंडीशन, और अगर डिक्रीज करता हो तो ओवरलैप की कंडीशन। लेकिन मसला ये रहता है कि मैं कब तक पढ़ाता रहूं ओवरलैप, नॉर्मल, क्यों कुछ ऐसा पैटर्न निकाला जाए जिसमें इंटरचेंज एक्सचेंज रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए और इसमें ये डिक्रीज, इंक्रीज, ओवरलैप, नॉर्मल, ये कंडीशन खत्म। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, बट उसके पहले मैं चाहता हूँ ये समझाना आपको कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो बच्चे, इसमें क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा, दोनों ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो भाई टोटल बता दो, दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो भाई मिडिल बता दो, और दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो चूँकि ए की 1 और 2 दो दी गई है, ए को 2 लड्डू तो बी को 1 लड्डू क्यों, तो आपसे पूछा जाएगा बी की पोजीशन राइट से बता दो आफ्टर एक्सचेंज। क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आंसर है नहीं। ये 3 क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। डन? चलो ठीक है, अब इस तीनों क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या कैसे कर सकते हो और सॉल्यूशन उसका कैसे करना पड़ेगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो अपन चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। अब समझिए, पहला हमसे क्या पूछा गया? टोटल। दोनों में क्या करना है? दोनों में आप एक काम करोगे, जिस पर्टिकुलर पर्सन की 2 पोजीशन दी गई हो, कितनी पोजीशन दी गई हो? 2 पोजीशन दी गई हो, उसकी दूसरी पोजीशन ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए जिस पर्सन की 1 पोजीशन दी गई हो वो, और तब क्या कर दीजिए -1। क्या ये दोनों में काम कर जाएगा? हाँ बिल्कुल कर जाएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इसमें ए की दूसरी पोजीशन कितनी है? 30। बी की पहली पोजीशन कितनी है? 30। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे? 59। क्या ये करेक्ट है? यस। मैंने क्या किया, ए की दूसरी पोजीशन, बी की पहली पोजीशन, दोनों को ऐड करके -1 कर दिया, नो इशू। इसमें क्या हो जाएगा, ए की दूसरी पोजीशन कितनी दी गई है? 15 और बी की तो एक ही पोजीशन है, कितनी? 30। क्या करना है? -1। टोटल क्या हो जाएगा? 44। समझ रहे हैं? तो इस वाले कन्फिग्रेशन में ये टोटल और इस वाले कन्फिग्रेशन में ये टोटल। अब बात ये रही कि ये कैसे प्रूफ करें कि हमने जो आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है। सोचना पड़ेगा इसको, तो कैसे करें? सो मैं बताता हूँ आपको। देखो देखो, समझो, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर ए की पोजीशन, यहाँ पर ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई थी? 20। अच्छा, यहीं पर बी की पोजीशन राइट से कितनी दी गई थी? 30। और जब ये इन्होंने क्या किया, जब ये ए यहाँ से चल के बी पे पहुँच गया तो इस ए की पोजीशन यहाँ पर पहुँचते हुए कितनी हो गई? 30 हो गई।
समझना ध्यान से। अब मैं जिस पोजीशन को टारगेट करूंगा उस पोजीशन पर ए भी 30 और बी भी 30, तो आपको याद होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक ऐसा पोजीशन जहां पर लेफ्ट से भी गिवन हो राइट से भी गिवन हो तो अपन क्या कर देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। याद है सबसे पहला पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 और ए की पोजीशन राइट से 20, तो टोटल कैसे फाइंड करें, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वही तो कर रहा हूं मैं, ए की पोजीशन लेफ्ट से 30 तो मैंने 30 जोड़ दिया, बी की पोजीशन राइट से 30 मैंने 30 और -1 कर दिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, a2 + b1 - 1 इज नथिंग, कोई फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल है कि मैंने सबसे पहले एक्सचेंज के बाद एक पोजीशन पर दोनों को लेके आए और उसी पोजीशन को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, उसी पोजीशन को राइट से भी काउंट कर लिया और दोनों को ऐड करके -1 कर दिया। कुछ खास नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, लेफ्ट प्लस राइट -1। समझ आ रही बात, यस। क्या इसको दूसरे पैटर्न से भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के 2 से 3 4 पैटर्न है, एक डिस्क्रिप्टिव बताया, एक ये बताया, एक और है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये वाला लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2, बट वो आगे बताऊंगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें आपकी समझने की है। तो जब कभी टोटल पूछा जाता हो आपको सिंपल ध्यान क्या रखना हो, जिस पर्सन की 2 पोजीशन दी गई हो उसकी दूसरी, उसमें ऐड करेंगे जिसकी 1 दी गई हो वही, और -1 कंडीशन चाहे नॉर्मल हो या ओवरलैप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला समझ आया, ये फाइंड कर लोगे, आई होप आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप कर लोगे। अब बचा मिडिल, देखना कितना सिंपल है, ध्यान रखना। एक में इंक्रीज कर रहा था और दूसरे में डिक्रीज कर रहा था, तो जब कभी मिडिल पूछा जाता हो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करे उसमें से -1 कर दीजिएगा एवरी टाइम, इतना सिंपल है। यहां पर 20 से 30 हुआ, 10 इंक्रीज किया, -1 कर देता, मिडिल 9 हो जाता। क्या ये करेक्ट है, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से 20 से 30 तक पहुँचना है एक ही पोजीशन, तो 20 के अलावा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पे तो है ही। तो मैंने कितने डॉट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉमन सेंस लगा लो, मैं 20वें पोजीशन पर था, मैं बढ़ के 30वें पे चला गया, तो जो सफ़र है, जो रास्ता है, वो भी तो तय की होगी ना, करना पड़ेगा। तो जब कभी आपसे मिडिल पूछा जाता हो, एक बार इंक्रीज यानी कि नॉर्मल, डिक्रीज यानी कि ओवरलैप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज हो तो इंक्रीज, डिक्रीज हो तो डिक्रीज, -1 करिएगा, आपको पता चलेगा मिडिल। क्लियर हो गया? आई होप टोटल भी क्लियर हो गया होगा, मिडिल भी क्लियर हो गया होगा। अब बचा क्या, अब बचा बी की पोजीशन। तो मुझे ये बताओ, एक्सचेंज का बेसिक मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर ए चल के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो बी भी तो यहाँ पहुँचा ना। अगर ए ने बीच में 9 छोड़ के 10वीं पोजीशन ली तो बी भी तो 9 छोड़ के 10वीं पोजीशन लेगा। इसका सिंपल मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब कि जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो इंक्रीज करेगा, तो जिसकी 1 दी गई है वो इंक्रीज करेगा। जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो डिक्रीज करेगा, तो जिसकी 1 दी गई है वो डिक्रीज करेगा विद द सेम नंबर। इसका मतलब यहाँ पर अगर A 20 से 30 10 प्लस, तो B 30 से 40 10 प्लस। यहाँ पर अगर A 20 से 15 5 माइनस, तो यहाँ पर B 30 से 25 5 माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं इन सब को लिख देता हूँ एक पेज पे और यहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म। जब भी आपसे टोटल पूछा जाता हो, जब भी आपसे टोटल पूछा जाता हो, आपको जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो, उसमें 1 -1। जब भी आपसे क्या पूछा जाता हो, मिडिल पूछा जाता हो, आप क्या करोगे, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज -1। और अगर आपसे पूछा जाता हो जिसकी 1 पोजीशन दी गई है वो बता दो, तो अगर इंक्रीज सिंपल सा ऐसा मान लीजिए, चेंज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, चेंज नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर एडिशन हुआ हो तो आप ऐड करोगे, और अगर सब्ट्रैक्शन हुआ हो तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। यही आपके इंटरचेंज एक्सचेंज का फुल कॉन्सेप्ट है। वह क्लियर? समझ आई बात? कुछ कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मल ओवरलैप की कंडीशन भूल जाइएगा,
जिस टोटल फाइंड कर रहा हो, जिसकी 2 पोजीशन वो, जिसकी 1 पोजीशन वो, दोनों को ऐड करके -1, मिडिल तो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी चेंज हुआ हो उसमें से -1। और अगर पूछा जाता हो कि भाई उसकी तो 2 पोजीशन दी गई, इसकी तो एक ही है, इसकी तो दूसरी बता आफ्टर एक्सचेंज, तो पहला वाला इंक्रीज किया हो तो उसको इंक्रीज करा दीजिएगा, पहला वाला डिक्रीज और डिक्रीज करा दीजिएगा विद द सेम नंबर। डन। चलो अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी जरा पानी पी लूँ, आप भी पी के आओ। अब हम करने वाले हैं क्या, ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है, नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, कुछ नहीं होता है। देखो ऑर्डर का बेसिक मतलब होता है जब नंबर ऑफ पर्सन 4, 5, 6 हो तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। सिस्टमेटिक वे में इसका मतलब क्या, कभी आपसे बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स दे गॉट इन द एग्जामिनेशन, ये हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी, कुछ भी। अच्छा उसमें बस एक डेटा बेसिक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जिसे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, और दूसरा डेटा जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा वहां पर यूज करेंगे अपन। बेसिक डेटा में क्या होगा वो समझ लीजिए। सपोज कर लो आपसे एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज कर लो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टोटल पर्सन है A, B, C, D और E। कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। इस 5 पर्सन में से जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई वो ये कि A is taller than only 2 persons. Then A is taller than only 2 persons. दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी गई C is taller than only D, या ओनली, यहाँ से ओनली हटा देता हूँ मैं, बार बार ओनली यूज करना अच्छी बात नहीं है। C is taller than E but shorter than D। देन और एक थर्ड लाइन और ले लेते हैं C, मैंने लिख दिया D is not tallest। अब इस बेसिस पर अपने को करनी है अरेंजमेंट, और यही अरेंजमेंट आपका ऑर्डर में सेटल डाउन कर देगा। सपोज कर लीजिए कि आप अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, एक का नाम A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथा जो आपका नाम हो कंसीडर कर लीजिए। तो क्या बोला गया कि आप अपने 4 दोस्तों में से केवल A से लंबे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका 2 मतलब हो गया कि आप बाकी दोनों से छोटे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप बाकी दोनों से लंबे नहीं हैं। इसका सिंपल मतलब कि जब कभी कौन सा टर्म यूज किया जाता हो, ओनली, बहुत खतरनाक वर्ड होता है। ये क्वेश्चन को यूं सॉल्व कराने में मदद करता है, यही ऑर्डर की अरेंजमेंट हो जाती है। तो आपसे क्या बोला गया, एक काम करना, अगर आपको आ रहा हो तो पॉज करके आंसर निकाल लीजिएगा। जैसे आपसे बोला गया A इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जिसे मैं इस वाले पोजीशन पर टॉलेस्ट पर्सन को रखने वाला हूँ, इसका मतलब इस वाले पोजीशन पर शॉर्टेस्ट पर्सन होगा। और हमसे बोला गया है क्या कि A इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, इसका मतलब A की पोजीशन यहाँ पर, और A इन 2 पर्सन से केवल इन्हीं दोनों पर्सन से लंबा है, और केवल A अगर इन्हीं दोनों पर्सन से लंबा है, इसका मतलब इन दोनों पर्सन से छोटा है। ध्यान रखिएगा, एक 10 लोगों के मेंबर में अगर आपके मार्क्स केवल 2 लोगों से ज़्यादा है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपके मार्क्स बाकी 7 लोगों से कम है। क्यों? क्योंकि 10 में 1 तो आप भी हो ना, और 2 से ज़्यादा हो गया तो 7 से कम, 7 दोनों और 1 आप 10 हो गए। तो आउट ऑफ दीज 5 पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी थी, A के पास केवल 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब बाकी 2 से ज़्यादा नहीं है, बाकी 2 से कम है। यह अरेंजमेंट डन।
अब दूसरे लाइन में क्या लिखा, सी इज टॉलर देन ई, कह रहा भाई ये जो सी है ये ई से टॉलर है, बट शॉर्टर देन डी। अब ये बट किसके लिए यूज कर दिया गया, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैंने आपसे ये बताया है कि ये जो बट और एंड, उस अगर किसी सेंटेंस में दो पर्सन ले रखा हो सी और ई, तो ये जो बट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को। अगर एंड भी होता तो किसको रिप्रेजेंट करता, सी को। लेकिन अगर यहाँ पर WH वर्ड होता तो किसको रिप्रेजेंट करता, ई को। तो फिलहाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी, क्या कह रहा है कि सी ई से तो लंबा है बट किससे छोटा है, ये डी से छोटा है। तो हमें यहाँ पर डी फिर सी फिर ई अरेंज करना है, करेंगे अरेंज। अभी फिलहाल ई सी डी कई सारे ऑप्शंस। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डी इज नॉट टॉलेस्ट। डी टॉलेस्ट नहीं, इस पोजीशन पे नहीं, तो यहाँ कौन आ जाएगा, डी। और अगर वहाँ डी आ गया तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी। यहाँ कौन आ जाएगा, ई। और यहाँ कौन आ जाएगा, बी। क्या यही अरेंजमेंट है, हाँ। और ये फाइनल अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये कि आप बहुत सिंपल वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ओनली गिवन हो, अगर ओनली ना गिवन हो, आप ये पैटर्न अरेंज करते चलिएगा, बड़े सिंपल वे में काम हो सकता है। समझ रहे, बस ध्यान क्या रखिएगा, ओनली जब कभी गिवन हो, ओनली एक रिस्ट्रिक्शन देता है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। डन। यही था आपके ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो क्या ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, क्या ऑर्डर में हर क्वेश्चन में ओनली का यूज़ किया जाता है, इस दोनों का आंसर है नो। आपके पास n नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, n नंबर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स आएगा। मैंने बोला कि क्वेश्चन कई बार टिपिकल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन चूँकि ये अपन बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें बेसिक सी लेके चलना है। बाकी आपका जो सेट आने वाला है हर डे एक, उसमें मैं इसके बेहतरीन क्वेश्चन शामिल करूंगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आज जो इंटरचेंज, एक्सचेंज और ऑर्डर हमने पढ़ा, बहुत हद तक मैं समझाने में सक्सेसफुल रहूँगा, आपको समझ में आई होगी चीज़। और अगर यस, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एवरी डे 1+ सब्सक्राइबर ऐसा देता है कि 4-5 लेक्चर एक दिन में पढ़ा दो ऐसा, लेकिन रोकना पड़ता है मुझे खुद को, ज़्यादा मोटिवेशन भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे, है ना। तो इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खूब खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, वेदर गर्म हो रहा है, बच के रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।